एक छोटे से गांव धर्मपुर में रीतू नाम की एक लड़की रहती थी। रीतू अपनी माँ काशी के साथ एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी, जो गांव के बाजार के एक कोने में थी। काशी के हाथ में सिलाई का कमाल था। उसकी सिलाई और डिजाइन देखकर गांव वाले हमेशा उसकी तारीफ करते थे और उन पर विश्वास करते थे। एक दिन दोपहर को जब काशी अपने काम में लगी थी, रीतू अपनी माँ को बड़े गौर से देख रही थी। उसके मन में कुछ सपने और उम्मीदें उमड़ रही थी। माँ, मुझे भी आपके जैसे सिलाई में माहिर बनना है। मैं भी एक दिन आपके डिजाइन्स को और भी सुंदर बनाऊंगी। बेटा, ये काम आसान नहीं है। इसमें बहुत मेहनत और सब्र की जरूरत होती है, लेकिन तुझमें वो क्षमता है। बस कभी हार मत मानना। मैं एक दिन गांव की सबसे मशहूर टेलर बनूंगी। मैं सबको दिखाऊंगी कि एक सिलाई वाली बेटी भी अपना सपना पूरा कर सकती है। उस रात रीतू थोड़ी उदास थी, क्योंकि पैसे की कमी के कारण उसके सपने उससे दूर लग रहे थे। रात के सन्नाटे में उसने आसमान की तरफ देखा और दिल से दुआ की, काश कोई मेरी मदद करे। एक मौका मिल जाए तो मैं सब कुछ बदल सकती हूँ। उस रात रीतू को सपने में एक चमकदार रोशनी नजर आई। रोशनी से एक परी निकली, सुंदर और प्यारी, जैसे वो खुद चांदनी से बनी हो। उसका नाम नैनतारा था और उसके पर चमक रहे थे। रीतू, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे सपनों को सच करने में मदद देने आई हूँ। आप कौन हैं और मुझे कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारी दुआ सुनने आई हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे यहाँ लाया है। मैं तुम्हें एक जादू का सुई और धागा देने आई हूँ। जादू का सुई और धागा? हाँ, पर याद रहे, ये जादू सिर्फ उसी काम में चलेगा जो मेहनत और दिल से किया गया हो। अगर तुम इसे लालच के लिए इस्तेमाल करोगी तो ये जादू हमेशा के लिए खो जाएगा। ठीक है परी जी, मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगी। उसके बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रीतू को जादुई सुई और धागा दिया, जिसके बाद परी वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन रीतू ने अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी से कपड़े काटकर अपना पहला डिजाइन बनाया। उसने जब जादू के सुई और धागे का इस्तेमाल किया तो जो सूट उसने बनाया वो एकदम कमाल का लग रहा था। कपड़ा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद की रोशनी उसमें घुल गई हो। रीतू ने वो सूट अपने गांव की एक औरत को दिखाया और वो औरत हैरान रह गई। अरे वाह, ये सूट तो कमाल का है। आज तक मैंने ऐसा सूट कभी नहीं देखा। काशी ने अपनी बेटी का ये हुनर देखकर अपने दिल में फक्र महसूस किया और प्यार भरी नजरों से देखती हुई बोली, मेरी बेटी तो सच में एक दिन अपना नाम जरूर रोशन करेगी। धीरे धीरे रीतू के डिजाइन का जादू पूरे गांव में फैलने लगा और फिर शहर तक लोग उसकी सिलाई की तारीफ करने लगे। अब लोग उसकी दुकान पर दूर दूर से आने लगे और उसके डिजाइन की तारीफ करने लगे। गांव के कुछ दर्जी और लोग जो पहले मशहूर थे, वो अब उसकी सफलता से जलने लगे और उसके रास्ते में रुकावट डालने की सोचने लगे। एक दिन एक अमीर परिवार रीतू की दुकान पर आया और अपनी बेटी की शादी के लिए सूट बनवाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने रीतू को बहुत सारे पैसे देने का वादा किया, जो रीतू ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। रीतू को थोड़ी देर के लिए लालच होने लगा, पर उसने परी की बातें याद की और खुद को संभाला। उस रात नैनतारा फिर से उसके सपने में आई और उसने कहा, तुमने अपने वादों को याद रखा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने मुझे अपने जादू का हकदार समझा, इसलिए मैं अपने सपने को सच करना चाहती हूँ, बिना किसी लालच के। एक रात जब रीतू अपनी माँ से बात कर रही थी,
कि वो परी के दिए हुए जादुई सुई और धागे का इस्तेमाल सिर्फ भले के लिए ही करेगी, तो नैनतारा फिर से वहाँ पर आ गई और उसे गले लगाते हुए बोली, तुम सच में मेरी अपनी हो रीतू। तुम सिर्फ एक सिलाई वाली नहीं, अब तुम मेरी बेटी बन चुकी हो। रीतू और उसकी माँ दोनों ये देखकर खुश और चकित हो गयी। तभी काशी ने कहा, मेरी बेटी तो सच में किसी भी चीज की हकदार है। अब तुम मेरे साथ एक नई दुनिया में चलोगी, जहाँ तुम अपने सपनों को और भी बड़े तरीके से जी सकती हो। तुम्हारा हुनर और भी निखरेगा। नैनतारा के आशीर्वाद के साथ रीतू को एक बड़े शहर के फैशन शो में बुलाया गया। वहाँ उसने अपने जादू के सुई और धागे से बने कपड़े और डिजाइन दिखाए। सब वहाँ उसके डिजाइन देख के हैरान हो गए। शहर के बड़े लोग उसके कपड़े देखकर कहते हैं, ये डिजाइन्स तो कमाल के हैं। ऐसे डिजाइन्स हमने आज तक कभी नहीं देखे। रीतू अपने डिजाइन के जरिए सबका दिल जीत रही थी। हर कोई उसकी क्रिएटिविटी और हुनर की तारीफ कर रहा था। फैशन शो के बाद रीतू के पास और भी बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आए, लेकिन उसने कभी भी लालच नहीं किया और अपने वादे को हमेशा याद रखा। नैनतारा उसकी ईमानदारी और डेडिकेशन से बहुत खुश हुई और कहा, अब मेरा जादू तुम्हारे हाथ और दिल में सदा के लिए बसा है। तुम्हारा मन पवित्र है और तुम्हारा हुनर भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, मेरी जिंदगी को इतना अच्छा बनाने के लिए। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। अपने सपने को सच होता देख रीतू अपने गांव में वापस आई और वहाँ अपना काम और बड़े जज्बे से करने लगी। अब उसके डिजाइन सिर्फ कपड़े नहीं, लोगों के सपने बन गए थे। सब उसके कपड़ों में वो जादू देखते थे जो एक परी के आशीर्वाद से आए थे। इस तरह बस कुछ ही दिनों के बाद रीतू बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। अरे एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? जब तक पहले के राशन के पैसे नहीं चुका देते तब तक तुम्हें एक मुट्ठी तो क्या एक दाना भी राशन का नहीं मिलने वाला। काका, आप तो जानते ही हैं कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। हम जल्दी ही आपके राशन के सारे पैसे चुका देंगे। अरे घर के हालात जानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मुफ्त में राशन दे दूंगा। अभी जा रही हो यहाँ से या फिर और बेइज्जती करूँ तुम्हारी? राशन वाले की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के मौजूद लोग आरती और दिव्या को देख रहे होते हैं। दोनों बहनें आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर जाने लगती हैं। तभी दिव्या का सूट एक कील में फंसकर फट जाता है। गरीबी में आटा गीला, आज फिर से ये सूट फट गया है। हे ऊपर वाले, दुनिया भर की सारी मुसीबतें क्या तूने हमारी किस्मत में ही लिखी है? दोनों बहनें उदास होकर अपने घर आ जाती हैं। वहीं उनकी माँ सुमन एक छोटी सी सिलाई मशीन पर बैठकर लोगों के कपड़े सिलने का काम कर रही थी। अरे माँ, अगर लोगों के कपड़े सिल लिए हो तो जरा अपनी बेटी का सूट भी सिल दो। क्यों, आज फिर फट गया क्या तुम्हारा सूट? और नहीं तो क्या माँ, अब तो गिने चुने 1-2 सूट ही बचे हैं, वो भी ऐसे ही फट जाया करते हैं। 2 साल हो गया है नया सूट खरीदे हुए। अब तो एक नया सूट दिला दो ना। हम कब तक इन पुराने सूट को सिल करके पहनेंगे? अब तो ये सूट सिलाई के लायक भी नहीं बचे। आरती, दिव्या, तुम दोनों जानती हो ना कि अभी घर के हालात कैसे हैं। किस तरह से मैं लोगों के थोड़े बहुत कपड़े सिलकर इस घर का खर्चा चला रही हूँ। अगर आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो हमें यूँ छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना न पड़ता। अपनी माँ की बातें सुन और उसकी आंखों में आंसू देख दोनों बहनें नई सूट की जिद छोड़ देती हैं। अपने पति की मौत के बाद सुमन लोगों के कपड़े सिलकर दोनों बेटियों और घर का गुजारा चलाती थी। आरती, दिव्या बेटा, मैं जरा ये सेजल को सूट देकर आती हूँ, ठीक है? सुमन जैसे ही सूट लेकर खड़ी होती है कि तभी अचानक उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। आह, मेरी कमर!
माँ, आप दवाई लेकर क्यों नहीं आती हो? कब तक इस तरह कमर के दर्द को बर्दाश्त करती रहोगी? बेटा, अगर दवाई ले आई तो तुम लोग खाओगी क्या? वैसे ही उस राशन वाले का इतना कर्ज हो गया है कि अब तो घर के बाहर भी मुंह छुपा कर जाना पड़ता है। आप आराम करो, मैं और आरती ये सूट देकर आ जाएंगे। अपनी माँ को आराम करने के लिए बोलकर आरती और दिव्या सूट लेकर सेजल के घर जाती है। आरती दिव्या को फटे हुए सूट में देखकर सेजल कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने आपका सूट सिल दिया है, वही देने के लिए आए थे। सिलाया फाड़ दिया है तुम्हारे सूटों की तरह। पहली बार देखा है किसी दर्जी की बेटी को फटे सूट में घूमते हुए। तुम्हारी माँ गाँव भर के कपड़े सिलती है, क्या उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपनी बेटियों के लिए नया सूट सिल दे? सेजल आरती और दिव्या के फटे सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसती है, जिसे देख दोनों बहनों को सेजल पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कुछ न कहते हुए दोनों चुपचाप घर आ जाती हैं और सारी बात अपनी माँ को बताती हैं। हर कोई हमारे फटे सूट का मजाक उड़ाता है। अब इन फटे सूट को पहनकर हमारा तो घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। 2 दिन बाद गांव में इतना बड़ा कीर्तन होने वाला है, उसमें क्या हम दोनों बहनें ऐसे फटे हुए सूट को पहनकर जाएंगी? क्या ही इज्जत रह जाएगी गांव भर में हमारी। अपनी दोनों बेटियों को सूट के लिए इस तरह रोता देख सुमन को काफी दुख होता है। सुमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए नए सूट का इंतजाम कैसे करे। तभी अचानक सुमन की नजर उसकी सिलाई मशीन के पास पड़े ढेर सारे कतरनों पर जाती है। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट तो नहीं खरीद सकती, लेकिन उनके लिए नया सूट बना तो सकती हूँ ना। सुमन उन सभी कतरन को लेकर आपस में एक एक कर सिलने लगती है और सारी रात जागकर अपनी बेटियों के लिए कतरनों से सूट तैयार कर देती है, जिसे पहनकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। माँ, ये सूट बहुत सुंदर है, बल्कि इससे सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई भी सूट नहीं होंगे। अब हम आराम से कीर्तन में जा सकते हैं। आरती दिव्या अपनी माँ के बनाए हुए कतरनों के सूट को पहनकर कीर्तन में चली जाती हैं। लेकिन तभी कीर्तन में मौजूद हर कोई उन दोनों बहनों को देखकर हंसने लगता है। इन दोनों जोकरों को तो देखो, कैसे रंग बिरंगे सूट पहनकर आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका सूट ढेर सारे कतरनों से बना हुआ है। इन्हें देखकर तो मेरी हंसी ही रुक नहीं रही। कीर्तन में मौजूद हर औरत दोनों बहनों के सूट का मजाक उड़ाते हुए काफी हंसने लगती हैं, जिसके चलते दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने घर आ जाती हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम दोनों नया सूट जल्दी पहनोगी। देखना, वो सूट इतना सुंदर होगा, इतना अलग होगा ना कि हर कोई उसे देखता ही रह जाएगा। सुमन अपनी दोनों बेटियों को हौसला देकर उन्हें शांत करवाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। सुमन रोज की तरह सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में शादी का कार्ड लिए उसकी बहन चमेली आती है। अरे चमेली, मेरी बहन, तू कैसी है? कितने समय बाद तुझे देख रही हूँ। खबर ऐसी थी कि आना ही पड़ा। मेरी बेटी रीना की 2 हफ्ते बाद शादी है। तुझे और तेरी दोनों बेटियों को जरूर आना है। हाँ, क्यों नहीं, हम लोग जरूर आएंगे। मेरी बेटी की शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पर अपनी बेटी को ये फटे सूट पहनाकर मत ले आना, वरना हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। इतना कहकर चमेली शादी का कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अपनी मौसी की बातें सुन दोनों बहनें कहती हैं, हमारे पास तो नया सूट नहीं है और हम बिना नए सूट के शादी में कैसे जाएंगे, इसलिए माँ आप ही चली जाना शादी में। तुम लोग फिक्र मत करो, तुम दोनों शादी में जाओगी, वो भी नया सूट पहनकर। सुमन अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट लाने के लिए रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके उनके सूट के लिए पैसे जोड़ती है।
मेरी कमर, मन तो कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊं, लेकिन अगर लेट गई तो अपनी दोनों बेटियों के लिए नया सूट कैसे ला पाऊंगी। सुमन एक हफ्ते तक लगातार मेहनत करती है और आखिरकार सुमन सूट का कपड़ा लेने के लिए पैसे जोड़ ही लेती है। आखिर मैंने सूट के कपड़े के लिए पैसे जोड़ ही लिए, अब मेरी बेटियां भी नया सूट पहनेंगी। सुमन उन पैसों को लेकर कपड़ा लाने के लिए शहर की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक सुमन एक गड्ढे में गिर जाती है और उस गड्ढे के रास्ते वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ आ गई और ये कैसी जगह है? यहाँ तो सारे घर, जमीन, पेड़ सब कुछ सोने और चांदी का बना हुआ है। ये मैं कहाँ फंस गई? अपने चारों तरफ सोने और चांदी की बनी हुई चीजों को देखकर सुमन काफी हैरान हो रही होती है कि तभी उसके सामने एक रानी आ जाती है। मैं इस जादुई सोने और चांदी की दुनिया की रानी हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस रानी को देखकर सुमन काफी डर जाती है और डरते डरते उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर तुम एक अच्छी इंसान हो, इसीलिए तुम इस जादुई दुनिया में आई हो। इस दुनिया में आने वाला इंसान साफ दिल का होता है। तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हमारी जादुई दुनिया में आने वाले को हम कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटियाँ जिंदगी में एक बार अच्छा सूट पहन सके। सुमन की बात सुन वो रानी अपनी जादुई छड़ी से जादू करके सुमन को सोने और चांदी का एक एक कपड़ा देती है। इन कपड़ों से तुम अपनी बेटियों के लिए सोने और चांदी के सूट सिलना। सुमन रानी से सोने और चांदी का कपड़ा लेकर वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और जल्दी से अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने का सूट और वही छोटी बेटी के लिए चांदी का सूट बनाकर तैयार कर देती है, जिसे पहनकर उसकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं। माँ, ये सोने और चांदी का सूट तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ माँ, आपने सही कहा था, हमारा सूट सबसे अलग और अनोखा होगा। सोने और चांदी का सूट पहनकर दोनों बहनें काफी खुश होती हैं। तभी जैसे ही दिव्या अपने सोने के सूट पर हाथ फहराती है तो उसके अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये क्या माँ, मेरे सोने के सूट के अंदर से सोने के सिक्के कैसे गिरे? दिव्या को देख जैसे ही आरती अपने सूट पर हाथ फहराती है तो उसके चांदी के सूट के अंदर से भी चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर दोनों बेटियां काफी खुश होती हैं। इसका मतलब ये कोई साधारण सोने और चांदी का सूट नहीं, बल्कि जादुई सोने और चांदी का सूट है, जिससे हम जितना चाहें उतना सोना और चांदी ले सकते हैं। जादुई सोने चांदी का सूट पाकर तो जैसे मानो दोनों माँ बेटियों की किस्मत ही बदल गई थी। दोनों बहनें शादी में भी सोने और चांदी का सूट पहनकर ही जाती हैं, जिसके चलते शादी में हर कोई दुल्हन को छोड़कर सिर्फ उन दोनों बहनों को ही देख रहा होता है। मैंने तुम दोनों से अच्छा सूट पहनकर आने को कहा था, लेकिन तुम तो ये सोने और चांदी का ही सूट पहनकर आ गई। आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मौसी जी, यही समझ लीजिए कि हमारी लॉटरी लग गई है। दोनों बहनें अपने सोने चांदी के सूट की मदद से अपने घर की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ठीक करती हैं और अपनी माँ को एक बड़ा सा बुटीक भी खोलकर देती है और अब तीनों माँ बेटियाँ एक अच्छी जिंदगी जीती हैं। इसी के साथ सोने और चांदी का जादुई सूट पाकर दोनों बहनों में कोई घमंड या लालच भी नहीं आता और अब अपने जादुई सोने चांदी के सूट से वो जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती है। सालों पुरानी बात है, परीलोक में रानी परी की 3 बेटियां रहा करती थीं। रानी परी को अपनी तीनों बेटियों की सुरक्षा की बहुत चिंता होती थी, इसीलिए एक दिन वो अपने मन में सोचती है, मुझे अपनी बेटियों की सुरक्षा की बहुत चिंता होती है। मैं इन तीनों को बाहर जाने से कितना मना करती हूँ, लेकिन ये तीनों मेरी एक नहीं सुनती। एक काम करती हूँ, पृथ्वी लोक में मेरी एक जादूगरनी सहेली रहती है,
मैं उससे कहकर अपनी तीनों बेटियों के लिए जादुई सूट बनवा लेती हूँ। इतना कहकर रानी परी पृथ्वी लोक पर जाती है और अपनी जादूगरनी सहेली के पास जाकर कहती है, कलावती, तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए कितनी चिंता में रहती हूँ। आखिर उन्हें मेरे बाद रानी बनना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी तीनों बेटियों के लिए जादुई सूट बनाओ। हाँ, क्यों नहीं। मैं ऐसा जादुई सूट बनाऊंगी जिसके बाद तुम्हारी तीनों बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। और हाँ, मैं उस जादुई सूट में ऐसा जादू डालूंगी जिससे उनको किसी भी चीज की जरूरत हो वो चीज उन तीनों के सामने आ जाए। हाँ, ये तुम सही कह रही हो, क्योंकि मुझे अक्सर काम के सिलसिले में आसपास के परिदेश में जाना पड़ता है। मैं जब तक दूसरे परिदेश में काम के सिलसिले में बाहर रहूंगी, तब तक मेरी बेटियाँ अपनी सारी जरूरत की चीजों को जादुई सूट से ले लेंगी। उसके बाद रानी परी की जादूगरनी सहेली सूट बनाने के लिए चली जाती है और कुछ ही घंटों के बाद वो तीनों जादुई सूट बना देती है। ये देखकर रानी परी बहुत खुश होती है। फिर रानी परी तीनों जादुई सूट लेकर वापस अपने परिदेश लौटने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में बहुत जोर की आंधी तूफान आने लगती है, जिस वजह से तीनों जादुई सूट तेज आंधी की वजह से रानी परी के हाथ से गिर जाती हैं। उसके बाद रानी परी तीनों जादुई सूट ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे जादुई सूट कहीं पर भी नजर नहीं आते। अरे ये क्या हुआ? अचानक से तीनों जादुई सूट हवा में कहाँ जाकर गिर गए? लगता है अब मुझे जादुई सूट नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं अपने परिदेश वापस लौट जाती हूँ। इतना बोलकर रानी परी अपने परिदेश वापस लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया, अनाया और शनाया नाम की तीन बहनें पेड़ से फल तोड़ रही होती हैं। तभी अचानक अनाया को पेड़ पर रानी परी के जादुई 3 सूट मिल जाते हैं। अरे ये देखो माया और शनाया, मुझे पेड़ पर कितने प्यारे सूट मिले हैं। सच में अनाया, ये तीनों सूट तो बहुत ही खूबसूरत है। इतने सुंदर सूट आज से पहले मैंने कहीं भी नहीं देखे। लगता है ये तीनों सूट बहुत ही कीमती हैं। अरे लेकिन ये तीनों सूट इस पर कैसे आए? ये तो नहीं पता, लेकिन ये तीनों सूट हमें मिले हैं, इसीलिए ये अब से हमारे हुए। लेकिन अनाया, हमें एक बार किसी से पूछ लेना चाहिए। अरे यार, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? तुम्हें आसपास कोई नजर आ रहा है क्या? ये तीनों सूट हमें मिले हैं, इसीलिए ये हमारे हुए। इसके बाद माया, अनाया और शनाया तीनों सूट लेकर अपने घर पर चली जाती हैं और तीनों उसे पहन लेती हैं। तीनों बहनें जादुई सूट पहनकर बहुत खुश थीं। अरे वाह बहनों, हम तीनों कितनी सुंदर लग रही हैं। तभी अचानक एक चमत्कार होता है और तीनों बहनें परी के रूप में बदल जाती हैं। यहाँ तक कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी भी एक सुंदर से घर में बदल जाती है। और तो और उन तीनों के हाथ में जादुई छड़ी भी आ जाती है। ये सब देखकर उन तीनों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे ये क्या हुआ? हम तीनों तो परी बन गई हैं। लगता है ये जादुई सूट है। हाँ, तू सही कह रही है। हमारे पास जादुई छड़ी भी है और इसकी मदद से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मुझे तो इस वक्त बहुत भूख लग रही है। चल, सबसे पहले छड़ी घुमाकर बहुत सारा खाना प्रकट करते हैं। उसके बाद तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी घुमाती हैं और वहाँ बहुत सारा खाना प्रकट कर लेती हैं। और उसके बाद तीनों बहनें मिल बांटकर एक साथ खाना खाती हैं। आज पहली बार हम तीनों बहनों को एक साथ इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। हाँ, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे लगता है हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए।
हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम भी तो पहले बहुत गरीब थे, इसलिए हम अच्छे से जानते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। कल से हम तीनों गरीब लोगों की भी मदद करेंगे। अगली सुबह जैसे ही माया, अनाया और शनाया बाहर निकलती हैं, तो उन्हें परी के रूप में देखकर गांव की सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। अरे बाप रे, तुम तीनों अचानक से परी कैसे बन गई? हम तीनों ने ये जादुई सूट पहन रखे हैं। ये हमें जंगल में एक पेड़ पर मिले थे। ये तीनों जादुई सूट हैं और इन्हीं की वजह से हम तीनों परी बनी हैं। बताओ, तुम सबको क्या चाहिए? हम तुम्हारी इच्छा की सारी चीज प्रकट कर सकते हैं। ये सुनकर वहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है और ना ही एक भी चप्पल है। मैं हर रोज कॉलेज फटे कपड़ों और बिना चप्पल के ही जाती हूँ। इसी वजह से कॉलेज की सभी लड़कियाँ मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। क्या तुम मुझे अच्छे कपड़े और चप्पल दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी तुम्हारे लिए सुंदर से कपड़े और चप्पल क्यों, सैंडल प्रकट कर देती हूँ। उसके बाद शनाया अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और मीरा के लिए अच्छे कपड़े और अच्छी सी सैंडल्स प्रकट कर देती है। ये सब देखकर वहाँ पर खड़ी बाकी सभी लड़कियाँ भी कपड़े प्रकट करने के लिए कहती हैं। फिर तीनों बहनें मिलकर सभी के लिए ढेर सारे कपड़े प्रकट कर देती हैं। तुम्हारे पास तो कपड़े हो गए हैं और अब मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, जिससे तुम सब अपनी कोई न कोई दुकान खोल लेना, जिससे तुम्हारा गुजारा अच्छे से चलेगा। इसके बाद अनाया अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ पर बहुत सारे पैसे प्रकट कर देती है और वहाँ खड़ी लड़कियों में वो पैसे बांट देती है। सभी लड़कियाँ कपड़े और पैसे पाकर बहुत खुश थीं और तीनों बहनों को शुक्रिया अदा करके वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। उस दिन के बाद से माया, अनाया और शनाया हर रोज इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद किया करती थी। धीरे धीरे माया, अनाया और शनाया आसपास के गांव में भी मशहूर हो जाती हैं। लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर माया, अनाया और शनाया के पास आता है और उनसे कहता है, सुनो, तुम तीनों के पास जो जादुई सूट है वो मेरे ही सूट हैं। मैं जंगल से अपनी गुफा की तरफ जा रहा था, तभी आंधी तूफान आने की वजह से ये तीनों सूट मेरे हाथ से निकलकर पेड़ पर जाकर लटक गए। चलो, अब तुम तीनों मेरे सूट मुझे वापस कर दो। तभी अनाया अपनी दोनों बहनों से धीरी आवाज में बोलती है, लगता है सच में ये तीनों जादुई सूट किसी जादूगर के हैं, क्योंकि हमें भी तो ये पेड़ से ही मिले थे। क्या पता इसी के हों? हाँ अनाया, सच में। एक काम करते हैं, हम इसकी जादुई सूट इसको वापस कर देते हैं। माया, अनाया और शनाया सीधी साधी लड़कियाँ थी, इसीलिए आसानी से वो जादुई सूट उस जादूगर को दे देती है। जादूगर अपनी गुफा में जाकर जादुई सूट से कहता है, ए जादुई सूट, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे। जादूगर के इतना कहते ही जादुई सूट से बिजली के झटके आने लगते हैं और उस दुष्ट जादूगर को बिजली के जोर जोर से झटके लगने लगते हैं। अरे हाय, कोई तो बचाओ मुझे, मैंने गलती कर दी उन तीनों बहनों से ये जादुई सूट लेकर। तभी तीनों जादुई सूट से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। तभी उनमें से एक जादुई सूट कहता है, सुन जादूगर, हम तीनों सिर्फ अच्छे लोगों के पास ही रहते हैं और अच्छे लोगों की ही बातें मानते हैं। तू तो झूठा और धोखेबाज दोनों है, इसलिए हम तीनों ने तुझे बिजली के झटके देकर सजा दी है। अब कभी दोबारा इस तरह की गलती करने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद तीनों जादुई सूट हवा में उड़ते हुए फिर से उन तीनों बहनों के पास पहुंच जाते हैं। जादुई सूट को फिर से पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं।
इस तरह फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और तीनों बहनें अपने जादुई सूट के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।